जी बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपका, बहुत जेनरस आपने तारुफ कराया। ये जो टॉपिक है ना, वेल बीइंग, इस पर बात करने से पहले हमें दो तीन बुनियादी बातें समझनी बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात तो ये है कि वेल बीइंग सिर्फ इंसानों का प्रॉब्लम है, जबकि इंसान बाकी तमाम जानदारों की तरह ही पैदा हुए हैं। जितना एक बायोलॉजिकल सिस्टम किसी भी और जानदार को इस दुनिया में लाने का बायस बनता है, और जो जो केमिकल रिएक्शंस और जो जो मैकेनिकल फिनोमिनाज किसी भी जानदार पर एप्लीकेबल होते हैं, बिल्कुल वही फिनोमिनाज। अच्छा, तो मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था कि जिस तरीके से तमाम जानदार इस दुनिया में आते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह इंसान भी इस दुनिया में आता है। लेकिन बाकी तमाम जानदारों के लिए पैदा करने वाले ने दो लाइनें लगा दी हैं, एक नीचे वाली लाइन, एक ऊपर वाली लाइन, और वो अपनी सारी ज़िंदगी इस लाइनों के दरमियान में ज़िंदगी गुजार देता है। एक ख़ास अपर लिमिट है, उस अपर लिमिट से वो ऊपर नहीं जा सकता। जो भी जानवर इस दुनिया में आता है, उसके पोटेंशियल का एक्सप्रेशन जो है वो बस उस अपर लिमिट से ऊपर नहीं जा सकता, अनलेस एंड अनटिल उसको आर्टिफिशियली ट्रेन ना किया जाए। जैसे कुछ जानवरों को, कुत्तों को, बाज़ औक़ात घोड़ों को, डॉल्फिन को और कुछ परिंदों को इंसान जो है वो ट्रेन कर लेता है, और वो ट्रेनिंग भी एक्चुअली ग्रोथ उसको नहीं कहना चाहिए, वो एक तरह की टेमिंग होती है। ट्रेनिंग की बजाय ज़्यादा मुनासिब लफ्ज़ टेमिंग है, सिधाना, उनको सिधा दिया जाता है। जबकि इंसान के बारे में एक बात यह है कि इंसान की नीचे वाली लाइन तो लगी हुई है, लेकिन ऊपर वाली कोई लाइन नहीं है। वो क्या बन सकता है, कहाँ तक जा सकता है, क्या उसका पोटेंशियल है, कितने उसके इम्कानात हैं, उसकी अपर लिमिट कोई नहीं है। और वो इंसान हर उस पोटेंशियल के साथ पैदा होता है जो कि कभी किसी ने सोचा भी ना हो, और वहाँ तक जा सकता है। अच्छा, यहाँ जहाँ ये बात बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ही हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाती है, और हमें बाकी तमाम जितने जी रूह हैं फिज़िकली उनसे वीक होने के बावजूद हमें उनसे सुपीरियर बनाती है। कभी आपने ये गौर किया होगा कि इंसान के किसी भी फिज़िकल डायमेंशन को देख लें, उसके कंपेयर्ड जितने और जानदार हैं उनका फिज़िकल डायमेंशन उनसे बहुत ज़्यादा है। हम ना चील की तरह उड़ सकते हैं, ना हमारी निगाहें उतनी तेज़ हैं जैसे परिंदों की निगाहें होती हैं, ना हमारे कानों की जो फ्रीक्वेंसी, सुनने की फ्रीक्वेंसी है, उसका स्पेक्ट्रम उतना बड़ा है जैसे बहुत से और जानदारों का होता है। आपने देखा होगा कि जब अभी आंधी नहीं आ रही होती, बारिश नहीं होती, तो आसमान पर परिंदे पहले ही उड़ना शुरू हो जाते हैं, उनको पहले सुनाई देना शुरू हो जाता है, ज़लज़ले की आवाज़ पहले ही सुनाई देना शुरू कर देती है। इसी तरीके से ना हम चीते की तरह भाग सकते हैं, ना हम घोड़े की तरह स्ट्रॉन्ग हैं, ना हम मछली की तरह तैर सकते हैं। तो हमारे फ़िज़िकल पोटेंशियल कम होने के बावजूद जो इम्कानात अल्लाह ताला ने जिसके साथ इंसान को पैदा किया है, तो उसकी वजह से ये अशरफुल मखलूक़ात हुआ है, और इसने पूरी कायनात को मुसख्खर करने की कोशिश में ये लगा हुआ है। और जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा है, आप देखिए जो इंसान के क्रिएट किए हुए फिनोमिनास की वजह से दुनिया तब्दील हो रही है। अगर फ़र्ज़ करें इंसान यहाँ ना होता, तो ये दुनिया जो 50,000 साल पहले जिस खूबसूरती इकोलॉजी के साथ यहाँ रन हो रही थी, उसी तरीके से ये चल रही होती। मगर ये इंसान की वजह से इस पूरे सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर, प्लैनेट के ऊपर जो भी आपको चेंजेस नज़र आ रही हैं, वो इंसान का तख़य्युल और उसकी कोशिश उसमें शामिल है। जहाँ ये मैंने अर्ज़ किया बहुत ज़बरदस्त बात है, वहाँ इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, और उसका जो सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि इंसान ने वेल बीइंग को लूज़ कर दिया है। वेल बीइंग जानवरों का प्रॉब्लम नहीं है, जानवरों का प्रॉब्लम सर्वाइवल है। सिर्फ सर्वाइवल से मुराद ये है कि खाना कैसे है, उसका इखराज कैसे करना है, पूरा दिन कैसे गुजारना है, और जो बॉडी के सिस्टम्स हैं वो कैसे रन करने हैं, और जब कोई दुश्मन हमला करे तो उससे कैसे बचना है, और सर्दी गर्मी से कैसे बचना है। और अगर वो ये सब कुछ करके इस दुनिया से आराम चला जाए, तो फॉर एन एनिमल दिस इज़ द मैक्सिमम विच कैन बी अचीव्ड। लेकिन फॉर ह्यूमंस प्रॉब्लम इन पोटेंशियल्स की वजह से उसके अंदर इस कदर डेवलप हुआ है कि उन पोटेंशियल्स को हैंडल करना उसके लिए मुमकिन नहीं है। ये बिल्कुल आप ऐसे ही समझिए कि एक मोटरसाइकिल है जो कैपेबल है, एक मोटरसाइकिल है जो कि कैपेबल है एक 200 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलने के लिए, राइट।
वो एक ऐसे सवार को दे दिया जाता है कि जिसको सिर्फ साइकिल चलाना भी नहीं आता। तो अब वो इतनी बड़ी उसके पास मशीन मौजूद है, लेकिन वो उसके ज़रिए डिज़ास्टर क्रिएट कर देगा। इंसानों के साथ भी ये मसला हुआ है कि इंसान अनफॉर्चुनेटली अपने आप को सिर्फ एक फ़िज़िकल बॉडी समझता है, जबकि वो सिर्फ फ़िज़िकल बॉडी नहीं है। अगर वो सिर्फ फ़िज़िकल बॉडी ही होता तो अनफॉर्चुनेटली इस इंटेलेक्ट और इमोशनैलिटी की वजह से वो अपनी इस फिज़िकल बॉडी को भी उस तरीके से ऑप्टिमम तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा जिस तरीके से कि जानवर इस्तेमाल करके पा रहे हैं। और अपने अगर वो सिर्फ ऑनेस्टली यही समझे कि मैं एक फ़िज़िकल बॉडी हूँ, तो तब भी वो जानवरों से इंफीरियर ज़िंदगी गुजारेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है, प्रॉब्लम क्या, एक अच्छी बात यह है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है कि इंसान की ज़िंदगी का एक दूसरा आस्पेक्ट है, जिस आस्पेक्ट का नाम है उसके इमोशंस, और उसका एक और आस्पेक्ट है जिसका नाम है इंटेलेक्ट, और एक और आस्पेक्ट है जिसका नाम है स्पिरिचुअलिटी। ये तीन वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से इंसान अशरफुल मखलूक़ात बना है और बाकी जानवरों से मुख्तलिफ हुआ है। और लेकिन चूँकि इस सारे के इस्तेमाल और इसके यानी आपके पास एक ज़बरदस्त मोबाइल फ़ोन है, मगर आपको उसके सारे फंक्शंस का ही पता नहीं है। आपके पास एक ज़बरदस्त किस्म की ऑटोमोबाइल है, मगर आपको उसके फंक्शंस का ही पता नहीं है। आपको पता नहीं है ऑटोमेटिक गियर कैसे लगेगा, आपको पता ही नहीं है उसके सेंसर्स कैसे हैं। तो जब ये आपके पास आ जाएगा तो आप साइकिल चलाते वक्त जितने कंफर्टेबल थे ना, उससे इतनी बड़ी मशीन हाथ में होते हुए भी आप उससे ज़्यादा यानी उतने कंफर्टेबल नहीं होंगे, बहुत अनकंफर्टेबल होंगे। तो ये मेरे ख्याल के अंदर वेल बीइंग को समझने के लिए ये मिसाल है कि हमारी फैकल्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं, हमारा स्कोप बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन सब को हैंडल करने की एबिलिटी हमने सीखी नहीं है, जिसकी वजह से हमारे अंदर एक नाखुशी, एक तरह का अधूरापन और एक तरह की परेशानी अंदर रह जाती है। अच्छा, ये प्रॉब्लम अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे जाएं, और मैं थोड़ा सा जब इसको सर्च करता हूँ और लिटरेचर से, शायद आज से 100 साल पहले के लोगों के मसाइल में से हैविंग वेल बीइंग इतना बड़ा मसला ना हो। जैसे जानवर के लिए एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने सिस्टम के तहत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार देगा। आज से मेरा ख्याल है 100-200 साल पहले जो हमारे एंसेस्टर्स थे, उनकी ज़िंदगी में महदूद वसाइल होने की वजह से दी यूटिलाइजेशन ऑफ द फैकल्टीज़ वो ऑप्टिमम थी या नियर ऑप्टिमम थी, इसलिए उनका भी वेल बीइंग उतना मसला नहीं था जितना आज के इंसान का मसला है। एक तरफ ये है कि उसको अपनी उन फैकल्टीज़ का इदराक नहीं है, और दूसरी ये है कि इस मॉडर्न दौर ने जिस पेस से हमारी परसेप्शन और बीइंग को डेवलप होना चाहिए, उस पेस से बहुत ज़्यादा पेस के अंदर हमें एक्सटर्नल डाटा, एक्सटर्नल नॉलेज, एक्सटर्नल डेवलपमेंट क्रिएट करनी शुरू कर दी है, और वो हमसे हैंडल नहीं हो रहा। और उसके ना हैंडल होने की वजह से फिर एक सेंस ऑफ इल बीइंग क्रिएट हो रही है इंस्टेड ऑफ सेंस ऑफ वेल बीइंग। लिहाजा मैं इस तमहीद के बाद एक थोड़ा सा मैं आपसे ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ, दूसरी मुश्किल इस टॉपिक में ये भी है कि हर एक का वेल बीइंग का कॉन्सेप्ट भी डिफरेंट है। किसी आदमी के लिए वेल बीइंग ये होगी कि मैं छोटे से घर में रहता हूँ, मुझे बड़ा सा एक घर मिल जाए किसी बड़ी कॉलोनी में, तो मैं बहुत मेरी वेल बीइंग बेहतर हो जाएगी। किसी का ये ख्याल होगा कि मेरे बच्चे हैं 4, उन चारों का किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला हो जाए तो एक सेंस ऑफ मेरी वेल बीइंग होगी। किसी का ये ख्याल होगा कि मेरी शुगर मुझे बहुत है और वो शुगर कंट्रोल हो जाए तो ये मेरे लिए वेल बीइंग होगी। तो इसलिए इसके अंदर चूँकि इतनी ज़्यादा सब्जेक्टिविटी है, इसलिए वेल बीइंग को जनरलाइज करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अभी तक मैंने आपको 10 मिनट में जो बातें बताई हैं, इनको मैं थोड़ा समराइज़ करने के बाद फिर मैं आगे मूव करता हूँ। मैंने आपसे ये अर्ज़ किया है कि जानवरों और इंसानों में गो बायोलॉजिकली कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन जानवरों का ऑप्टिमम लेवल ऑफ देयर एक्सप्रेशन इन एनी फॉर्म वो डिफाइंड है, उससे आगे वो नहीं बढ़ सकते, जबकि ह्यूमंस का ऑप्टिमम लेवल डिसाइड नहीं है। वो कहाँ, उनके लिए इवन स्काई इज़ नॉट द लिमिट, वो कहीं भी जा सकते हों तो वो कहीं तक भी जा सकते हैं। ये बात मैंने बताई। दूसरा मैंने अब ये बताई कि ये इसलिए मुमकिन हुआ कि बाकी जानवर सिर्फ एक फिजिकल एंटिटी हैं, जबकि इंसान जो हैं उनके वैसे तो बहुत ज़्यादा एंटिटीज़ होंगी, लेकिन समझने के लिए अलॉन्ग विद फिजिकलिटी उनका एक इंटेलेक्ट है, एक इमोशनैलिटी है और एक स्पिरिचुअलिटी है। ये 3 एस्पेक्ट हैं जिसकी बुनियाद पर इंसान का
अपर लिमिट जो है वो डिसाइडेड नहीं है और वो कहीं भी जा सकता है। तीसरी मैंने आपको ये बात बताई कि चूंकि ये चारों फैकल्टीज के बारे में हमारी बीइंग को डेवलप, जैसे एक आदमी बीमार है तो उसको सेहतमंद होना जरूरी है, उसके सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन नॉर्मल ज्यादा हो तो हम कहेंगे उसकी फिजिकलिटी इंप्रूव हुई है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे इंटेलेक्ट, हमारी इमोशनैलिटी और हमारी स्पिरिचुअलिटी का जितना जितना हिस्सा हमारी बीइंग के लिए जरूरी है वो पैरेलल डेवलप नहीं हुआ। उसके पैरेलल ना डेवलप होने की वजह से एक तरह की मिसयूज है उन तमाम चीज़ों का। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये नहीं है कि आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आपको उसका फ़ायदा नहीं हो रहा, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आपको उसका नुकसान हो रहा है, तो वो नुकसान क्रिएट होता है। और उस नुकसान का ही नाम एक्चुअली सेंस ऑफ इल बीइंग है इंस्टेड ऑफ सेंस ऑफ वेल बीइंग। और तीसरी बात मैंने आपको ये बताई है कि आज के जदीद इंसान का ये वेल बीइंग का प्रॉब्लम इसलिए भी बहुत ज़्यादा हो गया है कि उसके पास अब डाटा, उसके पास अब टेक्नोलॉजिकल जो फैसिलिटीज़ और उसके ज़राए आमदोरफ्त के जो ज़राए हैं उनका फास्ट होना और कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा रैपिड होना और डाटा की पूरी भरमार का आना, इन सारी चीज़ों की वजह से अब उसकी स्टोरेज एबिलिटी, हैंडलिंग एबिलिटी, एनालिसिस करने की एबिलिटी वो साथ साथ डेवलप नहीं हुई, जिसकी वजह से अब ये वेल बीइंग वाला इशू बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया है। अच्छा, दूसरा फिर मैंने आपको ये आखिरी बात ये बताई थी कि जो वेल बीइंग है ये बहुत ही सब्जेक्टिव टर्म है और बहुत मुश्किल है कि इसको जनरलाइज्ड किया जाए क्योंकि हर शख्स के नज़दीक वेल बीइंग डिफरेंट है। यहां मैं इस बात को क्लैरिफाई करने के लिए दो टर्म्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक टर्म है जिसका नाम है प्लेजर और एक टर्म है जिसका नाम है हैप्पीनेस। प्लीज़ मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने वेल बीइंग को इस तरीके से समझा है कि वेल बीइंग एक्चुअली प्लेजर का ऑल्टरनेट नहीं है। हमें भी अपने दिमाग के अंदर से हर वो चीज़ जिसका ताल्लुक प्लेजर से है, चाहे वो फिजिकल प्लेजर हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल प्लेजर हो, चाहे वो इमोशनल प्लेजर हो, चाहे वो किसी और स्पिरिचुअल प्लेजर भी हो, हर वो चीज़ जो कि हमारी सेंसेस को सूद करती है और जो हमें लज्जत का एहसास दिलाती है, एक्चुअली वो डिटरमिन नहीं करती हमारी वेल बीइंग। हमारी वेल बीइंग को जो चीज़ डिटरमिन करती है उसका नाम हैप्पीनेस है और हमें हैप्पीनेस और प्लेजर के दरमियान एक फ़र्क करना चाहिए। किसी भी ऐसी चीज़ जो कि हमें प्लेजर दे रही है और हम ये समझ रहे हैं कि इसका ताल्लुक मेरी वेल बीइंग से है, यानी मेरे पास प्लेजर प्रोवाइडिंग कोई चीज़ नहीं है और मैं ये समझ रहा हूं कि ये मुझे मिल जाएगी तो इसकी वजह से मेरी वेल बीइंग इंप्रूव हो जाएगी, तो हमें अपने इस कॉन्सेप्ट को बड़ा क्लियर करना चाहिए कि सेंस ऑफ वेल बीइंग का ताल्लुक ऐसी किसी चीज़ से नहीं है जो कि सिर्फ प्लेजर देती हो, क्योंकि हर वो चीज़ जो हमें प्लेजर देती है वो एक्चुअली हमारी बॉडी की नीड को ही सेटिस्फाई कर रही होती है। इनफैक्ट हमारी नीड से ज़्यादा हमारी बॉडी की डिज़ायर को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रही होती है, जिसके नतीजे में दो तीन प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाते हैं। एक प्रॉब्लम तो बड़ा ये डेवलप हो जाता है कि जितनी भी प्लेजर प्रोड्यूसिंग चीज़ें हैं ये हमारे जिस्म के अंदर एक हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं जिसका नाम है डोपामीन। चाहे ये प्लेजर हमें मोबाइल की स्क्रीन से आ रहा हो, चाहे ये कोई ड्रग्स के नशे वाली चीज़ों से आ रहा हो, चाहे ये कोई सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से आ रहा हो, चाहे ये किसी किस्म की भी फिजिकल एक्टिविटी से आ रहा हो, उसके नतीजे में डोपामीन प्रोड्यूस होता है जो कि ख़ास हमारे प्लेजर सेंटर को स्टिमुलेट करता है। इस डोपामीन की जो सबसे बुरी बात है ना वो ये है कि इसका इफेक्ट टेम्परेरी होता है। और नंबर दो बात यह है कि ये आहिस्ता आहिस्ता एक मेडिकल फिनोमेना क्रिएट करता है जिसे हम कहते हैं डाउन रेगुलेशन, कि जब ये बहुत स्टिमुलेट होता रहता है तो जिन सेल्स को इसने न्यूरॉन को स्टिमुलेट करना होता है उसको डिजेनरेट करना शुरू कर देता है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो उस प्लेजर को महसूस कर रहे थे वो सेल, वो अपना महसूस करने की हिस्सी खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से अब हमें उस प्लेजर की डोज को बढ़ाना पड़ता है। चाहे वो सिगरेट है, चाहे वो शराब है, खुदा ना खास्ता कोई ड्रग्स हैं, चाहे कोई भी किसी चीज़ में भी हम इंडल्ज हो रहे हैं, चाहे स्क्रीन है, कुछ भी है, तो हमें उसकी मिकदार को बढ़ाना पड़ता है, जिसको हम एडिक्शन कहते हैं। और फिर जब हम उसको नहीं करते तो हमें क्रेविंग होनी शुरू हो जाती है। इसलिए मैं वेल बीइंग के बारे में बताने से पहले आपके जहन में ये बात बहुत ही, यानी क्या कहना चाहिए, स्ट्रांगली आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर हमारे जहन में ये है कि मेरी वेल बीइंग का ताल्लुक उन चीज़ों से है जिनसे मुझे प्लेजर मिलेगा,
तो प्लीज़ इस कॉन्सेप्ट को अपने ज़हन से निकाल दीजिए। वो जो आपको प्रोवाइड करेगा वो एक टेम्परेरी प्लेजर प्रोवाइड करेगा जो एडिक्टिव होगा और उसकी डोज जो है वो आपको बढ़ानी पड़ेगी। मसलन अगर आपका ये ख्याल है ना कि मेरी गाड़ी जो है वो कल्टस से चेंज होकर और वो होंडा स्विक आ जाए तो जिसकी वजह से मेरी वेल बीइंग बहुत अच्छी हो जाएगी, तो कुछ अरसे के बाद आप देखिएगा कि आपको स्विक छोटी लगने लग जाएगी और आपकी नज़र प्राडो पे चली जाएगी और वही सेंस ऑफ इल बीइंग फिर दोबारा क्रिएट हो जाएगी जब तक कि प्राडो नहीं आएगी और प्राडो के बाद फिर कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और। तो इसलिए प्लीज़ आप पहली बात जहन में बिठा लीजिए, वेल बीइंग का ताल्लुक प्लेजर से नहीं है, वेल बीइंग का ताल्लुक आपकी इनर हैप्पीनेस से है। अच्छा, ये माफ़ कीजिएगा, ये 15-20 मिनट तमहीद ही थी। अब हम ये देखते हैं कि वो जो वेल बीइंग है अगर हम उसको डिफाइन करना चाहें तो फिर क्या है। मेरे ख्याल के अंदर हमारी चारों फैकल्टीज के दरमियान जो बैलेंस है, इस बैलेंस का नाम वेल बीइंग है। और अब आप गाड़ी कार पे जा रहे हैं और कार में से आवाजें आ रही हैं, ची 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 की आवाजें आ रही हैं, इसका मतलब है कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, अगर आप कार चला रहे हैं तो आपका इंजन जरा हैवी चल रहा है और आपको ऐसे लगता है जैसे ब्रेक्स आपने लगाई हुई हैं, यानी आपको रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है, तो इसका मतलब है कि गाड़ी ठीक नहीं चल रही। जिंदगी में भी प्लीज आप ये बात याद रखिए, अगर हमारी जिंदगी स्मूथ गुजर रही है, हमें जिंदगी में रेजिस्टेंस फील नहीं हो रही और हमें ऐसा नहीं लग रहा कि जिंदगी को गुजारना एक मसला है, जिंदगी हमें बोझ नहीं लग रही, बल्कि जिंदगी एक हवा के झोंके की तरह हम में से गुजर के जा रही है और हमें पता ही नहीं चलता कि कब सुबह हो गई, कब शाम हो गई, कब दोपहर हो गई, कब अगला दिन चला गया, और इस दौरान में हमें किसी किस्म की कोई बोझलपन महसूस नहीं होता। तो ये एक यार्ड स्टिक है कि हमारी सेंस ऑफ वेल बीइंग बिल्कुल ठीक है। देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। हम में से हर शख्स सांस ले रहा है, लेकिन हमें अपने सांस लेने का पता तब चलता है जब किसी को दमा हुआ हो या खांसी हुई हो, अदरवाइज हम में से किसी को भी याद नहीं होता कि वो सांस ले रहा है। इसी तरीके से हम सब का सर है, लेकिन हमें कभी याद भी नहीं रहता हमारा सर है। हमें अपने सर का सिर्फ उस वक्त पता लगता है जब सर में दर्द होता है। जब सर में दर्द होता है तो हमें याद आता है कि हमारा एक सर भी है। इसी तरीके से देखिए, जो वेल बीइंग है ना, ये इस तरह का पैसिव फिनोमिना है कि जब ये होती है तो हमें पता नहीं होता कि हम वेल बीइंग में हैं। जब हम वेल बीइंग की सेंस में होते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हमें वेल बीइंग है। जब हम इल बीइंग की कंडीशन में होते हैं, हमें तब पता चलता है कि हमारी वेल बीइंग लूज हो गई है। तो ये एक बात ये मैं करना चाहता था। अच्छा, अब हम टाइम, चूंकि हमने इसको लिमिटेड टाइम में ख़त्म करना है, अब मैं आपसे प्रैक्टिकल बातें अर्ज करना चाह रहा हूँ कि हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि हमारी सेंस ऑफ वेल बीइंग बैलेंस्ड रहे। इसको आसानी से समझने के लिए मैं चारों हमारी जो फैकल्टीज़ हैं ना, इनको एक एक करके जिक्र करूँगा। सबसे पहले हमारी फैकल्टी है जिसे हम कहते हैं फिजिकलिटी, यानी हमारा जिस्म। अगर हमारा जिस्म बैलेंस में होगा तो 25% ऑफ वेल बीइंग हम अचीव कर लेंगे। और जिस्म को बैलेंस रखने का मतलब ये है कि 4 बातें मैं आपको बता रहा हूं, अगर हम इन 4 बातों पर अमल करें तो हमारी फिजिकल जो पोटेंशियल है वो मैक्सिमम एक्सप्रेशन में चला जाएगा। सबसे पहले हम क्या खाते हैं, जो चीज़ हम खाते हैं वो एक्चुअली वो फ्यूल है जिसके ज़रिए से हमारा जिस्म चलता है। अगर हमारा खाना ठीक नहीं होगा तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप मोटरसाइकिल के अंदर सरसों का तेल डाल दें या मोटरसाइकिल की टैंकी के अंदर देसी घी डाल दें, क्योंकि आपको मोटरसाइकिल बहुत अजीज़ है, आपके अब्बा ने गिफ्ट में दिया था, तो आप कहते हैं उसमें अच्छा सा ईंधन डालना चाहिए, कीमती सा, तो आप उसमें देसी घी डाल दें तो आपको पता है कि मोटरसाइकिल के साथ क्या होगा। इसी तरीके से हमारी फिजिकल वेलबींग का ताल्लुक है ही हमारी खुराक से है। व्हाट वी ईट, हाउ मच वी ईट, हाउ मैनी टाइम्स वी ईट एंड व्हाट वी डोंट ईट। तो उस सिलसिले में सिंपल सी बात यह है कि हर वो चीज़ जिसका ताल्लुक पौधे से है, हर वो चीज़ जो प्लांट से निकली है, प्लांट में बनी हुई नहीं, प्लांट से निकली हुई चीज़ है, वो हमारी जिस्म के लिए खुराक है। और हर वो चीज़ जो प्रोसेस्ड है, हर वो चीज़ जो स्टोर्ड है, हर वो चीज़ जिसको बेतहाशा पकाया गया है, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए खुराक नहीं है। और बॉडी सिर्फ उसी चीज़ को इस्तेमाल कर सकती है जो खुराक है। अगर उस चीज़ को आप उसको अंदर ठोसेंगे जो खुराक नहीं है, तो बॉडी की सारी एनर्जीज़
उसको हैंडल करने में लग जाएंगी। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक मुल्क में अगर जंग लगी हुई हो तो वहाँ सड़कें भी नहीं बन सकती, वहाँ पुल भी नहीं बन सकते, वहाँ इंडस्ट्री भी नहीं लग सकती, वहाँ स्कूल भी नहीं चलेंगे, ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी, क्योंकि जितनी एनर्जी है वो सारी की सारी दुश्मन से लड़ने में लग जाएगी। अगर हमारी खुराक वो नहीं है जो हमारी बॉडी के साथ कंपैटिबल है, यानी ऑर्गेनिक प्लांट बेस्ड फूड नहीं है और बहुत ज़्यादा जो है वो सिंथेटिक फूड है, तो हमारी फिजिकल बॉडी की एनर्जी सारी उस गड़बड़ को दूर करने में लग जाएंगी और बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो सकेगी। एक बात। नंबर 2 बात यह है कि हम सब डिजर्व करते हैं कि रोज़ाना हम एक्सरसाइज करें। मिनिमम अगर हम एवरेज ये देखें, यानी जैसे आप लोग जिस एज ग्रुप में होंगे मुझे अंदाज़ा नहीं है, बट आई एम श्योर यू मे बी इन योर 30s, मे बी इन योर 40s और 50s, तो इस एज ग्रुप के लिए मिनिमम, कुछ लोग तो एथलेटिक बॉडी के होंगे, लेकिन जो मिनिमम इसके लिए है वो 20 मिनट्स इन द मॉर्निंग, 20 मिनट्स इन द इवनिंग, ब्रिस्क वॉक, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ एरोबिक एक्सरसाइजेस वो बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन अगर आपको कोई कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स मिल जाए, जैसे बैडमिंटन खेलना, जैसे फुटबॉल खेलना, जैसे वॉलीबॉल खेलना, जो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स होती हैं, एक होती है ना जो आप अकेले ही करते हैं, लीनियर स्पोर्ट्स हैं, जैसे भागना, जैसे जॉगिंग करनी, तो वो अकेले ही होते हैं। जो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स होती है ना कि सामने से शटल आ रही है तो अब आपने फैसला करना है कि शटल को मारना है, ये सामने से बॉल आ रही है तो आपने हिट करना है, तो ये ज़बरदस्त एक्सरसाइजेज होती हैं जो हमें करनी चाहिए। ये 2 बातें हम टाइम की कमी की वजह से मैं थोड़ा स्विफ्टली जा रहा हूँ। तीसरी बात यह है साउंड स्लीप। हम सारे के सारे डिजर्व करते हैं कि हमारी साउंड स्लीप होनी चाहिए। मिनिमम 6 to 8 आवर्स स्लीप बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ आप ये बात याद रखिए कि स्लीपिंग इज़ नॉट अ पैसिव टाइम। हमारा ये ख्याल है सारा दिन मैंने काम किया है तो अब मुझे काम नहीं करना चाहिए, अब मैं लेट जाऊं क्योंकि ये मेरा पैसिव टाइम है। प्लीज़ आप ये बात याद रखिए कि स्लीप इज़ नॉट ओनली एक्टिव टाइम, इट इज़ द सुपर एक्टिव टाइम। सारा दिन में आपने जो कुछ किया था, जितना ख़ास तौर पे ज़हनी काम किया था, जितना आपने डाटा इकट्ठा किया था, जितना आपने प्रोसेस किया था इंफॉर्मेशन को, रात के वक्त वो फिज़िकल एनर्जीज़ भी रिप्लेनिश होती हैं और आपकी इंटेलेक्चुअल एनर्जीज़ भी तरतीब से आनी शुरू हो जाती हैं। यानी आज से ये समझें कि आपने दफ्तर में बहुत सारा काम किया, बहुत सारी फाइलें फैला दी, तो उसके बाद आप बाहर चले गए तो आपके मुलाजिम ने वो सारी फाइलें तरतीब से अब टैग लगा के हर एक के खाने में आपके सेक्रेटरी ने रख दी। तो स्लीप हमारा वो सेक्रेटरी है जो कि रात में तमाम उन फाइलों को तरतीब के साथ रखता है और वो जो कुछ हमने हासिल किया होता है वो सारा के सारा ऑर्गेनाइज होता है। दिस इज़ 3। अच्छा, चौथी जो अहम बात है वो है लाइफ जितनी स्ट्रेस लेस हो, जितनी स्ट्रेसफुल लाइफ होगी उतनी आपकी फिजिकलिटी कमज़ोर होगी। तो मैं 4 बातों को दोहराता हूँ। हम क्या खाते हैं इस पर हमें नज़र रखनी पड़ेगी। नंबर 2, हम रोज़ाना एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। हम साउंड स्लीप, हमारी साउंड स्लीप का जो सबसे बड़ा दुश्मन इस मॉडर्न टाइम के अंदर है ना, वो गैजेट है जिसको हम मोबाइल कहते हैं। और ये जो गैजेट है ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, और स्क्रीन या जिसको कहें, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। उसूली तौर के ऊपर अगर आप कुरान की आयत को भी गौर करें तो रात जो है वो सुकून के लिए अल्लाह पाक ने पैदा की है और रात जो है वो असल में इशा के बाद शुरू हो जाती है। लिहाजा रात के अव्वल हिस्से में सोना और आखिर हिस्से में जाग के अपनी एक्टिविटी को करना, ये किसी भी मॉडर्न आदमी को बताया जाए तो वो हंसता है कि ये मैं कैसे करूं, लेकिन वो बहुत खुशकिस्मत हैं जो ऐसा कर पाते हैं, क्योंकि यही एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिदम है जिस हिसाब से हमारी बॉडी ट्यून हुई है। तो स्लीप के बारे में हमें सोचना चाहिए। और चौथा मैंने कहा है कि हद्दुल इम्कान, बहुत सारे मुझसे कोई पूछते हैं स्ट्रेस को कैसे ख़त्म करें, स्ट्रेस तो ख़त्म ही नहीं होता, आखिर इतना स्ट्रेस है। तो मैं उसके बारे में सिर्फ एक बात करता हूँ, मगर मैं इस यानी तवक्को के साथ ये बात कर रहा हूँ कि मेरे बात करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये तो करने से होगा। जैसे अगर फ़र्ज़ करें किसी को मैं जिम की बहुत सारी एक्सरसाइजेज बता दूँ तो उससे तो उसके मसल नहीं बनेंगे जब तक कि वो खुद जिम में जाके उसको एक्सरसाइज नहीं करेगा। अगर हम एक छोटी सी आदत अपना लें कि रात को जितने भी हमारे मुतल्लिक लोग थे सबको माफ़ करके सोएं और जो भी हमारे ज़हन के अंदर बोझ है उस सारे को रात को उतार कर फिर सोएं और कहें कि अल्लाह पाक मैंने उन सबको माफ़ किया, तो आप देखिएगा इस सिंपल और दिल से ऐसा करें, इस सिंपल सी एक्सरसाइज से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और दूसरी अहम बात यह है कि हर शख्स ये सोच कर रखे कि अल्टीमेटली तो मैंने इस दुनिया से चले ही जाना है, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ मुझे बॉदर कर रही है अल्टीमेटली तो उसको एंड ही होना है। तो अगर ये इन 2 बातों को लेकिन जैसे मैंने कहा ये मुंह से निकालनी बहुत आसान है, कानों से सुननी बहुत आसान है, इन पर अमल करने से स्ट्रेस, हाउएवर इसके अलावा एक स्ट्रेस मैनेजमेंट एक पूरी साइंस है
जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। तो अगर हम ये 4 बातों का ख्याल रखेंगे तो हमारी फिजिकलिटी बैलेंस हो जाएगी। अब इमेजिन करें कि मुझे कोई बीमारी ना हो, मेरे मसल्स बिल्कुल ठीक हों, मैं थकूं ना, मैं कोई काम करना चाहूं तो मैं आराम से काम कर लूं, मुझे नींद बहुत सुकून से आती हो, तो एटलीस्ट 25% ऑफ वेल बीइंग मैं अचीव कर लूंगा। अगली जो 25% ऑफ वेल बीइंग है उसका ताल्लुक हमारी इमोशनैलिटी से है। जब हम इमोशनली बैलेंस नहीं होते तो चाहे हमारी जितनी मर्जी सेहत हो, चाहे हमारे पास दुनिया जहान की दौलत मौजूद हो, हमें सेंस ऑफ वेल बीइंग अचीव नहीं होती। और इमोशनली बैलेंस होने का मतलब यह है, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा, मैं ज़रा एक कागज़ रख लूँ अपने सामने। देखिए, गौर से सुनिएगा इस बात को। हमारे जहन में हर वक्त ख्यालात चलते रहते हैं। ये ख्यालात मस्बत भी हो सकते हैं और मनफी भी हो सकते हैं। और हर ख्याल को अगर आप एक ऑब्जेक्ट समझें तो हर ख्याल का एक साया होता है। यानी जो भी ख्याल आपके जहन में चल रहा होगा उसका एक साया होगा, उस साये का नाम इमोशन है। लिहाजा इमोशन खुद कुछ नहीं होते, जज्बात अपने तौर पर कुछ नहीं होते, ये आप हमारे ख्यालात का साया होता है। अगर हमारे ख्यालात मस्बत होंगे तो हमारे इमोशंस भी मस्बत होंगे, यानी खुशी, यानी रहम, यानी मोहब्बत, यानी कंपैशन, ये वाले होंगे, माफ़ कर देना, राइट। और अगर हमारे ख्यालात नेगेटिव होंगे तो हमारे इमोशन भी नेगेटिव होंगे, यानी नफ़रत, लड़ाई, झगड़ा, गुस्सा, जेलसी, पोजेशन, इस तरह के ख्यालात होंगे, राइट। लिहाजा हम कहते हैं ना भी इमोशनली कंट्रोल हो, गुस्से को कंट्रोल करो, अपने जज्बात को कंट्रोल करो। ये ना एक बहुत ही फ्यूटाइल अटेम्प्ट है, इसमें कभी भी कोई आज तक कोई शख्स कामयाब नहीं हुआ। अगर आपने कामयाब होना है तो उसको ख्याल के लेवल पर रोकना पड़ेगा, जो हमारे ख्यालात हैं ना उनको रोकना पड़ेगा। अच्छा, अब हम ये सवाल करते हैं कि ख्यालात को कैसे रोकें, ख्यालात कौन सा मेरे बस में होते हैं? तो ख्यालात बस में नहीं होते, इसीलिए हमारे इमोशंस हमारे बस में नहीं होते। असल एक्सरसाइज ख्यालात को अपने बस में करने की है, और ख्यालात को अपने बस में करने की जो टेक्निक है उस टेक्निक का नाम है रिफ्लेक्शन। यानी आदमी दिन में कम से कम 2-3 दफ़ा कुछ वक्त निकाले और अपने पिछले गुज़िश्ता दिन के पूरे ख्यालात का जायज़ा ले कि ये जो मैंने ऐसे सोचा था ये क्यों सोचा था, ऐसा सोचने में मेरे नज़दीक क्या बात थी। अगर हम जैसे फ़र्ज़ करें किसी के मुंह के ऊपर कुछ निशान लगे हुए हैं, को मट्टी लगी हुई है, जब तक वो शीशे में नहीं देखेगा उसको पता कैसे लगेगा? उसको पता कैसे लगेगा कि मेरे मुंह के ऊपर निशान लगा हुआ है, राइट। या कोई दूसरा बताएगा, अगर कोई दूसरा बताए तो इसका टेक्निकल नाम है फीडबैक, और खुद देखना इसका टेक्निकल नाम है रिफ्लेक्शन। तो हम में से जो शख्स ये चाहता है कि मैं अपनी इमोशनैलिटी को कंट्रोल कर लूं, और जिस वक्त मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए उस वक्त मुझे वाकई गुस्सा नहीं आना चाहिए, तो उसको कुछ वक्त निकाल कर अपने थॉट प्रोसेस का जायजा लेने की जरूरत है। अपने थॉट प्रोसेस को एक फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की तरह देखने की जरूरत है, और यह तभी मुमकिन है जब उसके लिए वक्त निकालेंगे। देखिए, एक शख्स बहुत बुरा बिहेव कर रहा है, जब एक और आदमी उसके इस बुरा बिहेव करने पर उससे लड़ता है या झगड़ता है या उसे कहता है तुम गलत कर रहे होते हो, अगर इंसान को रिफ्लेक्शन की आदत नहीं होगी तो उसकी सारी एनर्जी अपने बुरे बिहेवियर को जस्टिफाई करने में लग जाएगी। आपने लड़ाइयों में देखा होगा, एक आदमी कहता तुमने गाली क्यों निकाली, वो कहता गाली का तुमने जो उसने मेरे गले सर के ऊपर पत्थर मारा था वो, यानी हम उस गाली को जस्टिफाई करने में लग जाते हैं। ये वो शख्स होता है जिसको रिफ्लेक्शन की आदत नहीं होती। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, एक आदमी को शुगर हो, एक आदमी के जोड़ों में दर्द हो, एक आदमी को दमे का प्रॉब्लम हो, तो उसकी वेल बीइंग बहुत मुतासिर करेगी, लेकिन ये उससे कम मुतासिर करेगी अगर एक आदमी इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है। जो शख्स अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता, उसकी मिजरी का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, वो शायद हार्ट अटैक से भी ज़्यादा मिजरेबल सिचुएशन में होती है। और उसके लिए मैंने आपको इस महदूद वक्त में जो एक थिंग टू डू कहा है वो ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि ख्यालात बाज़ औक़ात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन अगर मेरा हाथ है तो ये किसके कंट्रोल में होना चाहिए? मेरे कंट्रोल में होना चाहिए ना। मेरी आंखें, मैं बंद करना चाहता हूँ, खोलना चाहता हूँ, ये किसके कंट्रोल में होना चाहिए? ये मेरे कंट्रोल में होना चाहिए ना। और मैं कभी भी इस बात पर कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता, और मेरा हाथ जाए और आपके मुंह पर ऐसे थप्पड़ मार के आ जाए
और मुझे पुलिस पकड़ के ले जाए तो मैं ये कह तो नहीं सकता कि मेरा हाथ तो मेरे कंट्रोल में ही नहीं था। जब मेरा हाथ मेरे कंट्रोल में होना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मेरे ख्यालात का मेरे कंट्रोल में होना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं है? इसके लिए मैंने आपको टेक होम मैसेज जो दिया है, जैसे मैंने फिजिकल एस्पेक्ट के लिए आपको 4 बातें बताई थी, इसके लिए जो मैं एक बात आपको 2 बातें बता रहा हूं। एक बात है रिफ्लेक्शन, यानी हमें रोजाना कुछ, और ये मेहरबानी करके रोजाना, उसका बेस्ट टाइम ये है फजर की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद। मसल्ले पे थोड़ी देर बैठ कर सारा दिन की पिक्चर को दोहराएं, ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या सोचा। जस्ट इसकी अवेयरनेस से ही इसमें से बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और दूसरी है फीडबैक। फीडबैक के लिए बहुत दिल गुर्दे की ज़रूरत है। फीडबैक का मतलब है कि जब भी कोई बंदा आपकी किसी बुराई का निशानदेही करे तो उसको क्रिटिकली एनालाइज किया जाए और उसका शुक्रिया, अगर वो वाकई बुराई हमारे अंदर मौजूद है तो उसका शुक्रिया अदा किया जाए कि बहुत मेहरबानी आपने उसको निशानदेही की। और अगर फ़र्ज़ करें वो नहीं है आपके अंदर, फिर भी शुक्र अदा करना चाहिए कि शुक्र है जो लोग मुझे सोच रहे हैं, एक्चुअली मैं अंदर से ऐसा नहीं हूँ। तो ये फीडबैक और यानी रिफ्लेक्शन के ज़रिए हम अपनी इमोशनैलिटी को अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। अगर हम ऐसा कर लेंगे तो हमने 50% वेल बीइंग को अचीव कर लिया। अब इमेजिन करें, एक आदमी है जिसको कोई जिस्मानी प्रॉब्लम नहीं है, और एक आदमी है जिसको गुस्सा नहीं आता, जिसको अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस के अंदर भी किस तरीके से बिहेव करना है वो आता है। वो घर गया, उसकी बीवी ने कोई सख्त बात की, उसके बच्चे ने कोई नॉर्मल बिहेव किया, तो वो उस सारी सिचुएशन के अंदर अपने आप को इमोशनली स्टेबल करके अपने थॉट प्रोसेस को ख़राब नहीं होने दे रहा। तो आप देखिए कि वो कितनी उसकी सेंस ऑफ वेल बीइंग होगी, कितना उसके जहन के ऊपर जो है ना एक बोझ उतरा हुआ होगा। मगर मैं आपको सिर्फ ये याद कराना चाहता हूँ कि ऐसा करने से भी हम 50% वेल बीइंग अचीव किया है। अगला जो 25% है वो है हमारा इंटेलेक्ट, यानी हमारी जहानत। जहानत की डेफिनेशन हमने बहुत बुरी की हुई है। हम ये समझते हैं कि गैदरिंग मेमोरी, बिल्डिंग अप मेमोरी, पाइलिंग अप नॉलेज इज इंटेलेक्ट। ऐसा नहीं है। अभी भी आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से इंटेलिजेंस की तारीफ देखें तो उसकी तारीफ यह है, पोजेशन ऑफ द एबिलिटीज एंड स्किल्स टू बी एबल टू हैंडल द सिचुएशन। यानी हम मौके को संभाल सकते हैं कि नहीं, हम हालात को पकड़ सकते हैं कि नहीं, गिवन सर्कमस्टांसेस के अंदर हम किस तरीके। हमारा ये ख्याल है कि अगर हम बहुत ज़बरदस्त दलीलें दे सकते हैं, अब अगले को चुप करा सकते हैं, आर्गुमेंटेटिवनेस के ज़रिए से किसी को बोलने नहीं देते, तो हम बहुत ही इंटेलेक्चुअल इंसान हैं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। इंटेलेक्ट का मतलब ये है कि बंदा मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देता। जो भी सिचुएशन होती है उस सिचुएशन को वो कंट्रोल कर लेता है, और इस सिचुएशन के अंदर एक एडवर्स आउटकम को अवॉइड करके फेवरेबल आउटकम की तरफ ले आता है, जो कि दोनों पार्टियों के लिए विन विन सिचुएशन होती है। तो इसको हम इंटेलेक्ट कहते हैं। अच्छा, जो हमारा इंटेलेक्ट है वो, उसके लिए टेक होम मैसेज क्या है कि उसको हम कैसे शार्पन करें। देखिए, इंटेलेक्ट को शार्पन करने की का जो सबसे बड़ा स्किल है वो है टू बी एबल टू फोकस। ये ज़रा गौर से सुनिएगा। आप कहेंगे शायद मैं कहता कि किताबें पढ़ें, इल्म हासिल करें, ये करें, तो आप कह रहे हैं इंटेलेक्ट के लिए कुछ ना करें। मैं आपको कह रहा हूँ कुछ ना करें, और वो इसलिए कि जिस वक्त हम फोकस कर रहे होते हैं तो हम लम्हाए मौजूद में मौजूद होते हैं। जिस सर्कमस्टेंसेस में हम मौजूद होते हैं, जो हालात हमारे ऊपर गुजर रहे होते हैं, हम उसी के अंदर होते हैं, और हमारी तमाम एनर्जीज बेस्ट पॉसिबल लेवल पर होती हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए। जिस वक्त हम फोकस नहीं कर रहे होते, तो प्लीज गौर से सुनिएगा, जिस वक्त हम फोकस नहीं कर रहे होते उस वक्त अब या माजी में होते हैं या हम मुस्तकबिल में होते हैं। यानी फर्ज करें एक सिचुएशन, एडवर्स सिचुएशन हो गई है, उस एडवर्स सिचुएशन में मैं ये सोच रहा हूं कि ये वही बंदा है जिसने 2 साल पहले मुझे थप्पड़ मारा था, ये वही शख्स है जिसने ये किया था। या मैं माजी में जाकर या उस मुस्तकबिल में जाकर मैं इमेजिन करना शुरू कर देता हूं, अगर मैंने ऐसे किया तो फिर ये होगा, अगर मैंने ऐसे किया तो ये होगा। माजी और मुस्तकबिल में रहना एक्चुअली रीसाइक्लिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग नॉलेज है, और रीसाइक्लिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग नॉलेज से आप कोई ब्रिलियंस क्रिएट नहीं कर सकते। इंटेलेक्ट का जबरदस्त जो बढ़ाने का तरीका है वो एबिलिटी टू फोकस एंड एबिलिटी टू कंसंट्रेट है, और ये अनफॉर्चुनेटली ना हमारे स्कूल में सिखाया जाता है, ना हमारे बच्चों को सिखाया जाता है। खास तौर पर आजकल एक मॉडर्न दुनिया के अंदर तो एक अजीब टर्म यूज हो गई है, मल्टीटास्किंग।
कि एक वक्त में 6 काम इंसान कर रहा है तो वो कहता है ये बड़ा कमाल का आदमी है। और मेरे ख्याल में ये तो ब्रेन का बहुत ही बुरा इस्तेमाल है, मल्टीटास्किंग करना। और एक्चुअली ब्रेन मल्टीटास्किंग करता भी नहीं है, ये हमारी गलत फहमी है। अलबत्ता ब्रेन क्विकली स्विच करता है। आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ ताल्लुक है, आपको मालूम है कि जब एसी ऑन करते हैं तो एकदम वो बहुत ज़्यादा एम्पेयर लेता है, और फिर जब चलना शुरू हो जाता है तो फिर वो एक नॉर्मलाइज कर देता है। अगर उसको बंद करके फिर चलाएंगे फिर वो एकदम नया उसको स्पार्क नहीं चाहिए होगा। इसी तरीके से हमारा ब्रेन, फर्ज करें मैं आपके साथ बात करता हूं और साथ ही मोबाइल का फोन आ गया है, तो मुझे लग रहा है कि मैं मल्टीटास्किंग कर रहा हूं। एक्चुअली ब्रेन ने स्विच किया है, और जब वो स्विच करता है तो एक इंजन बंद हुआ है, एक नया इंजन खुला है, तो उसमें उतनी कॉग्निटिव एनर्जी जो है वो ज्यादा खर्च हुई। फिर मैंने इसको स्विच करके साथ मैंने कुछ खाना शुरू कर दिया है, तो अब ये दोबारा इंजन स्विच हुआ है, फिर मैंने दोबारा आपकी तरफ मुतवज्जो हो गया हूं, तो वो फिर दोबारा शुरू। ऐसी सूरत के अंदर हमारा इंटेलेक्ट बेस्ट पॉसिबल वे में परफॉर्म ही नहीं कर सकता। तो टेक होम मैसेज टू इंप्रूव द इंटेलेक्ट इज कि हमें फोकस करना सीखना चाहिए। जब आप नहा रहे हैं तो बस नहा रहे हैं, आपके जिस्म पर पानी पड़ रहा है, आप उस पानी के जो एक फरत उसकी वजह से आ रही है, जो आपका जिस्म धुल रहा है, और आप वो जो उसको अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, बस आप वो करें। जब आप खाना खा रहे हैं तो बस खाना, आपने अपने बेटे को गोद में उठाया हुआ है तो बस बेटे को ही गोद में उठाया हुआ है। उस वक्त आपने दफ्तर की फाइलें नहीं सॉर्ट आउट करनी, उस वक्त खामद के साथ लड़ाई को अपने जहन में लेके नहीं आना, आपने बस बच्चे को उठाया हुआ है। इसके लिए मैं जो टेक्निक्स जो हैं वो ये हैं कि ऐसा करना 24 आवर किसी को अगर अचीव हो जाए तो समझें वो तो वलीउल्लाह बन गया जिसका फोकस ऐसे हो गया। लेकिन यह है कि हम कम से कम इसकी मश्क शुरू करें। तो मैं अपने दोस्तों को ये बताता हूं कि एक वो आदमी, पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा वक्त आपके साथ है, मे बी योर बॉस, मे बी योर वाइफ, मे बी योर चाइल्ड, मे बी योर फ्रेंड, मे बी योर कॉलीग, व्होएवर, आप उस एक बंदे के बारे में फैसला कर लें कि जब भी मैं इससे बात करूंगा तो मैं फोकस होकर बात करूंगा, और जब इससे बात कर रहा हूंगा तो मैं कुछ नहीं सोचूंगा। तो आप ये मश्क शुरू कर दें, आप देखिएगा कि कुछ अरसे के बाद वो 1 से 2 हो जाएंगे लोग, 2 से 3 हो जाएंगे, फिर 1 से 2 शख्स नहीं होंगे, 1 से 2 सिचुएशंस हो जाएंगी जिसमें आप जिस सिचुएशन में भी जाएंगे आपको फोकस करना आ जाएगा। और जब हमें फोकस करना आ जाए, यानी अपनी अवेयरनेस को सिर्फ उसी जगह पर फोकस किया जाए जो हम कर रहे हैं, तो ऐसा करने से हमारा इंटेलेक्ट बहुत शार्प हो जाता है, और जो भी हम डिसीजन करते हैं वो डिसीजन बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी होते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए 25% हमारा जिस्म बिल्कुल ठीक है, 25% हमें गुस्सा नहीं आ रहा, हम जजमेंटल नहीं हो रहे, हम चीज़ों को इमोशनली हैंडल नहीं कर रहे, और तीसरा ये है कि जब भी कोई सिचुएशन आती है तो हमारे पास अवेलेबल होती हैं हमारी 100% फैकल्टीज उसको हैंडल करने के लिए। तो आप देखिए कि हमें कितना सेंस ऑफ वेल बीइंग अचीव होगा। और जो चौथा 25% है ये, अच्छा ये जो पहले 3 थे ना, फिजिकलिटी में तो जानवर इंसान से बेहतर है, इंटेलेक्ट और इमोशनलिटी में इंसान जानवरों से बेहतर है, क्योंकि जानवरों में थोड़ी बहुत इंटेलेक्ट और थोड़ा बहुत इमोशनैलिटी तो है, इंसान में उससे ज्यादा है। मगर जो मैं चौथी बात बताने जा रहा हूं, जो इंसान का चौथा एस्पेक्ट है जिसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, ये सिर्फ इंसानों तक महदूद और मखसूस है, ये जानवरों के लिए नहीं है। जानवरों की कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं होती। इसी स्पिरिचुअलिटी की बुनियाद पर ही इंसान जवाबदेह है अल्लाह के सामने अपने सारे अमल का। स्पिरिचुअलिटी से मुराद ये है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कैसे कर रहा हूं, मैं उसको करने का क्या टेक्निक इस्तेमाल करूंगा, ये सारे के सारे का ताल्लुक तो पहले 3 फैकल्टी से है। मगर एक चौथा सवाल है, जो मैं कर रहा हूं वो मैं क्यों कर रहा हूं, इस सवाल का ताल्लुक स्पिरिचुअलिटी से है। इन अदर वर्ड, जो हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है, और पर्पस ऑफ लाइफ को अगर आप छोटे डायमेंशन में, मिनिएचर के उस फॉर्म में लेके आए, तो मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसका क्या पर्पस है, अगर हमें उसका क्लियर पर्पस समझ में आ जाए तो हमारी स्पिरिचुअलिटी बहुत हाई हो जाएगी। मैं इस वक्त बाग में सैर करने जा रहा हूं, मैं क्यों जा रहा हूं, मैं ये खाना खा रहा हूं, ये मैं क्यों खा रहा हूं, ये नौकरी पे जा रहा हूं, ये मैं क्यों जा रहा हूं, ये नमाज पढ़ रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं, अब मैं सोने लगा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं। अगर हमें वाई का क्वेश्चन पता लग जाए, और वाई के क्वेश्चन का जवाब, 2 पॉसिबिलिटीज हैं। एक ये है कि उसका जवाब किसी ईगो की सेटिस्फैक्शन हो, और या यह है कि उसके नतीजे में कंपैशन और मोहब्बत जनरेट हो रही हो,
अगर हमारा जवाब ये कंपैशन वाला आएगा वाई का, तो इसका मतलब है हमारा वाई का आंसर सही है। और अगर जो कुछ मैं करने जा रहा हूं उसके नतीजे में मेरी ईगो सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि ये वाली डायमेंशन के अंदर हमारी वेल बीइंग नहीं है, हमारी इल बीइंग है। मैं ये करने जा रहा हूं इसलिए कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाएं, मेरी ईगो सेटिस्फाई हो रही है। मैं ये इसलिए करने जा रहा हूं कि इसके जरिए मेरे पास रिसोर्सेज आएंगे तो मैं कुछ 10 लोगों के लिए बेहतरी कर सकूंगा। अब ये हम कंपैशन क्रिएट कर रहे हैं, काम एक ही कर रहे हैं, हम एक नौकरी करके वहां से पैसे ही कमा रहे हैं। पहले में वाई के क्वेश्चन के नतीजे में हमारी ईगो सेटिस्फाई हो रही है, जबकि दूसरे में वाई के क्वेश्चन के आंसर में हमारे अंदर एक कंपैशन क्रिएट हो रहा है, कंपैशनेट एटीट्यूड बन रहा है। तो अब हमारी स्पिरिचुअलिटी हाई है, राइट। तो लिहाजा 50 मिनट होने वाले हैं, मे भी कुछ सवाल भी आप लोगों को करने हों। मैं अपनी बात को समअप करते हुए आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूं कि अगर हम अपनी इन 4 फैकल्टीज़ को बैलेंस कर लें, यानी अपना खाना, अपनी एक्सरसाइज, अपनी स्लीप और स्ट्रेस फ्री लाइफ, अगर हम इसको मेहनत करनी शुरू कर दें तो 25% ऑफ वेल बीइंग हमें अचीव हो जाएगी। अगर हम रिफ्लेक्शन के लिए अपने आप को ओपन कर दें और फीडबैक के लिए तैयार हो जाएं, कोई शख्स हमें जब भी कोई निशानदेही करे हमें किसी भी गलती की, तो हमें फटाफट उसको क्रिटिकली एनालाइज करना आता हो और ख़ुद हम रोज़ शाम को बैठकर अपने ख्यालात को देखते रहें, तो इससे हमारी इमोशनैलिटी बैलेंस में चली जाएगी। इंटेलेक्ट के बारे में मैंने आपसे अर्ज़ किया है कि हमें फोकस करना आना चाहिए। 24 घंटे में से हमारी वक्त का अक्सरियत माजी और मुस्तकबिल में ना गुजरे। वक्त के माजी और मुस्तकबिल में गुजरने का दूसरा नाम डे ड्रीमिंग है। और जो डे ड्रीमिंग है वो एक्चुअली एक बहुत बड़ा एस्केप होता है, वो हमारी इंटेलेक्चुअल और इमोशनैलिटी का लेजीनेस होती है। हमारा इंटेलेक्ट और इमोशन उससे हमारी तवक्को ये है और बॉडी से तवक्को ये है कि जब कोई प्रॉब्लम है वो उसको हल करे, मगर जब वो हल करने को तैयार नहीं होता तो वो दिमाग को ये कह देता है कि आप मेरी मदद करें, और दिमाग आपको माजी में या मुस्तकबिल में ले जाता है, जिसको हम डे ड्रीमिंग कहते हैं। मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मैं हूँ ही बदकिस्मत, फलां वक्त में ये ना होता तो ये होता, या पता नहीं इसके बाद क्या होगा, पता नहीं मेरे साथ क्या बनेगा, पता नहीं क्या। तो जो डे ड्रीमिंग है, ये डे ड्रीमिंग ऑपोजिट है फोकस होने का। और डे ड्रीमिंग वाला आदमी कभी भी इंटेलेक्चुअली बहुत साउंड और स्टेबल नहीं होता। इसके मुकाबले में वो जो फोकस्ड आदमी होता है वो बहुत स्टेबल होता है। ये तीसरी बात। और चौथी मैंने ये कहा कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें वाई के क्वेश्चन को तलाश करें। अगर वाई का जवाब हमारा रिजल्ट, उसके नतीजे में कंपैशन क्रिएट हो रही है, जो मैं करने जा रहा हूं उसकी वजह से मोहब्बत की फजा बनेगी, तो इसका मतलब है हमारा वाई का क्वेश्चन आंसर बिल्कुल सही है और हम सही कर रहे हैं। इन चारों चीज़ों में बैलेंस करने से एक सेंस ऑफ वेल बीइंग अचीव होगी हमारे। तो वो लोग जो कि अभी हैप्पी के क्राइटेरिया पे भी शायद नहीं आते, प्लेयर तो बड़ी दूर की बात है, उन लोगों की वेल बीइंग को कैसे डिफाइन करेंगे और बीइंग अ पार्ट ऑफ सोसाइटी हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को दारुल यानी वसाइल के साथ जोड़ा हुआ है और इसको दारुल असबाब बनाया है, जिसमें चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। लेकिन जिस एस्पेक्ट के साथ मैं आपसे गुजारिश करना चाह रहा हूँ वो मैं ये करना चाह रहा हूँ कि बाहर क्या हो रहा है, एक्सटर्नल वर्ल्ड क्या है, ये हमारे इख्तियार में नहीं है। हमें एक्सटर्नल वर्ल्ड को चेंज करने के लिए जो हमारे इख्तियार में है पूरी कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन मैं जो अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, हमारे अंदर क्या हो रहा है इसका ताल्लुक तो हमसे, हमारे अपने आप से ही होना चाहिए। बाहर के हालात बहुत टेंस हों तो उसका ज़रूर कोई ना कोई इफ़ेक्ट हमारे अंदर के हालात पर पड़ेगा। लेकिन यानी अगर फ़र्ज़ करें कि इसके पास खाने को ही कुछ नहीं है, जिसका रोज़गार ही मुतासर हो रहा है, जिसका वो, तो उसका डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट से मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हम अंदर से अपनी मुदाफ़ियत को इतना मजबूत कर लें कि हम बाहर के इफ़ेक्ट से इंडिपेंडेंट होकर एक सेंस ऑफ वेल बीइंग के साथ गुजारा करें। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिनके बाजू कटे हुए हैं मगर वो खुश ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिनके पास यानी बिलियंस ऑफ रुपीज़ हैं मगर वो अनहैप्पी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं आपकी बात को 100% एक्सेप्ट करता हूँ कि जो बाहर के हालात हैं उनको ठीक होना चाहिए, जिन जिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। हमें खुद भी पूरी कोशिश करके अपने इर्द गिर्द के हालात को ठीक करना चाहिए, लेकिन साइमल्टेनियसली हमें अपने अंदर के हालात पर ये जो मैंने 4 आपको जहतें बताई हैं इसमें रहकर कोशिश करनी चाहिए।
ऐसा करने से हम बाहर के हालात से बहुत कम मुतासिर होंगे। ये हो सकता है कि जिस शख्स के पास एयर कंडीशनर मौजूद है तो उसको आसानी हो जाए, लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है कि वो सुखी भी होगा। उसके कमरे में ठंडक हो ये गारंटी है, उसको नींद भी पुरसकून आ जाएगी इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जहाँ जहाँ हम अपने एक्सटर्नल हालात के ऊपर कोशिश करें, हम अपने अंदर के हालात, जिसका मतलब हमारी फिजिकलिटी, इमोशनैलिटी, इंटेलेक्ट है, उसको करें। जी थैंक यू। बशारत साहब क्वेश्चन कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर मेरा क्वेश्चन आज़म साहब के क्वेश्चन से ही रिलेटेड है और बेसिकली ये मैं थोड़ा सा कंफ्लिक्ट भी करूँगा, शायद कोई ऐसी बात आप कर दें जो वाकई दिल में उतर जाए। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर ग्राउंड रियलिटीज़ को जब हम देखते हैं वो बिल्कुल अपोजिट हैं जो आपने बताई हैं। वो आपने जो बताया वो बिल्कुल एक बड़ी अच्छी खूबसूरत सी पिक्चर थी, लेकिन आप मेडिकल प्रोफेशन से भी रहे हैं और हर तरह के लोगों से वास्ता पड़ा, तो आप ये जो गैप नज़र आ रहा है वेल बीइंग का कि जो बता रहे हैं आप वो बहुत आसान है और हम इसको नहीं कर पा रहे, इसकी मेजर रीज़न क्या है? सर जितना इल्म, जितनी स्किल है ना, वो हमारे लिए कितनी फ़ायदामंद हैं, इसका ताल्लुक हमारी बीइंग के साथ है। हमारी बीइंग, हमारा सोचने का और इल्म को अजीमिलेट करने का लेवल क्या है। मैं आपको एक छोटी सी क्रूड सी मिसाल देता हूँ। कुछ बच्चे आप सोफे पर बैठे हैं और कुछ बच्चे नीचे दरी पर खैर के लूडो खेल रहे हैं और वो इस बात पे लड़ रहे हैं कि छक्का आया कि नहीं छक्का आया, और उनके लिए ज़िंदगी मौत का मसला बना हुआ है कि ये लाल गोटी जो है ये 2 खाने आगे चली है कि नहीं चली। आप सोफे पर बैठे हुए हैं ना, तो आपके लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल इसकी कोई हैसियत ही नहीं है, इस प्रॉब्लम का की कोई हैसियत नहीं है।